अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, अगर आपने अभी तक हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए हुए घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए और साथ ही साथ इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। और मज़े की बात यह है कि भाई प्लीज़ इसको पूरे को देखना, आप शुरू से आखिर तक देखना, तब आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा, पता लगेगा। जनाब, बड़े दिन से हम कोरोना 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 की बातें कर रहे थे और बहुत सी दीगर चीज़ों की बातें कर रहे थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मौजूद थोड़ा हटकर हो, चूँकि आज बहुत ही शदीद गर्मी थी कराची के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता, तकरीबन 45 डिग्री से भी ऊपर था तकरीबन। तो आज कराची में शदीद गर्मी पड़ी है। कि मैंने कुछ नोट्स बनाए, पारा 40 से ऊपर चढ़ा हुआ था। अल्लाह रहम करो, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। गर्मी ने आवाम को हाल से बेहाल कर दिया गर्मी ने, और ऐसा करा कि शदीद लू के बायस ज़्यादातर शहरी अपने घरों में ही मुंजमद होकर रह गए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या अवामिल है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन, शायद आपको याद हो कि जब पाकिस्तान नया नया बना था या कराची में जब नए नए लोग आए थे, तो यहाँ पर कराची के अंदर हर जगह हरियाली थी। मलिर डिस्ट्रिक्ट में जो है सब जगह खेती बाड़ी थी, जगह जगह पेड़ थे। कोरंगी के अंदर जगह जगह पेड़, खेती बाड़ी, लांडी में खेती बाड़ी, लालू खेत में खेती बाड़ी, पूरी कराची में जो खेती बाड़ी और हरा भरा सब्जा था। इसकी वजह से गर्मी में कमी थी, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं बकौल इमरान खान साहब के, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा कि अपनी मफादात की खातिर, अपनी बिल्डिंगें चढ़ाने के लिए हमने उन पेड़ों को, उन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। और आज इसकी वजह यह है कि वो जब पेड़ नहीं है तो उसकी वजह से इतनी शदीद गर्मी होती है कि अल्लाह की तौबा। वरना लोग गर्मी में कराची की सैर को आया करते थे, चूँकि समंदर भी इधर ही था, बेहतरीन मौसम था, हर फल फ्रूट यहाँ मिलता था। मैं लियाई में एक दफ़ा BBC के लिए इंटरव्यू करने गया, तो मुझे वहाँ बलोच साहब ने बताया कि भाई ये सब जो है ये यहाँ पे दरख्त ही दरख्त है। और उन्होंने बताया कि ये लियारी जो है, इसका नाम लियारी पड़ा कैसे, कि ये जो गोंदनी होती है सफ़ेद लाल लाल हम जो खाते हैं, इसको कहते हैं हमारी ज़बान में, बलोची ज़बान में लैयार कहते हैं। तो लैयार से ये लैयारी बना, तो फिर लैयारी आगे बढ़ते बढ़ते जो लियारी बन गया। तो आज आप ये देख लें कि जो गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, एयरपोर्ट का एरिया, डिगरोड, कोरंगी, भैंस कॉलोनी, यहाँ पे सब जगह हरियाली थी, यहाँ पेड़ ही पेड़ थे। यहाँ पे जब पता लगता था हवा के झोंके चलते थे। लेकिन आज क्या है, हमने अपनी औलादों को खुद जहर का तोहफा दिया है और हमारी औलादें उन जहर को पेट्रोलियम के जरिए, धुएं के जरिए अपने अंदर निगल रही हैं। ये है वजह जिसकी वजह से आज इतनी शदीद गर्मी पड़ी है। वरना क्या है, इतनी शदीद लू थी कि लोग बिलबिला रहे थे। बहुत से लोग रोजगार थे और बहुत से नहीं भी थे। जो नहीं थे वो पागलों की तरह पानी पे चढ़ दौड़े पीने के लिए। बीमार लोग थे, कुछ लोगों को तो मैंने गिरते हुए फेंट होते हुए देखा है। वो गिर गए, उनको वहाँ पे लोगों ने रोड के ऊपर उठाया। तो बहरहाल सोचना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए, और जो जो दरख्त लगेंगे वो तब्दीली आती जाएगी माहौल के अंदर। अदरवाइज आप देख लें कहीं और किसी इलाके में देख लें जहाँ दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ देखें आप ठंडा इलाका होता है, हवा चल रही है। मैं आज ही की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने घर से, मैं अपनी फैक्ट्री जा रहा था मैं, तो मैंने रास्ते में देखा कि जहाँ दरख्त है वहाँ तो ठंडी ठंडी हवा आ रही, ठंडी ठाक। और जहाँ पे दरख्त नहीं थे, जहाँ सूरज की डायरेक्ट शुआ पड़ रही थी, वहाँ पर जो है बिल्कुल बेकार सा सिलसिला था, गर्मी थी, ऐसी चल रहा था, ऐसी भी कोई काम नहीं कर रहा था। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमें ये कहना चाहिए
कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त उगाने चाहिए, और दरख्त भी ऐसे उगाने चाहिए जिनसे फ़ायदा हो। मैं आपको बताऊं, स्पेन के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ एक शहर है सवील, और एक शहर और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने वही अरबों वाला सिस्टम अभी तक रखा है कि वहाँ पे जो क्यारियाँ बनी है, फुटपाथ बनी है, एक तरफ उन्होंने जो है ऑरेंज के दरख्त लगाए हैं और एक तरफ उन्होंने नींबू के दरख्त लगाए। तो उसकी कितनी प्यारी खुशबू आती है नींबू और ऑरेंज की, और कोई इनको तोड़ के नहीं खा सकता। वो भी टूट जाए तो खा ले कोई, लेकिन पूरे रास्ते में, पूरा फुटपाथ में। और हमारे यहाँ क्या कर दिया है कि बड़े बड़े बिजली के खंभे लगा दिए, वहाँ कचरा डाल दिया है, वहाँ पर बकरी भेड़ जो है वहाँ पे नाजायज कागजीन में तरबूज के जो ढेर लगा दिए, वहाँ पे खरबूजा बिक रहा है। हमने ये करा अपनी खूबसूरती को। अगर हम दोनों तरफ दरख्त लगा देते, एक तरफ जो किन्नू के छोटे छोटे जो दरख्त होते हैं जो बढ़ते नहीं है, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, अगर हम संतरे, माल्टा, किन्नू ये लगा देते, और एक तरफ कराची की सरजमीन तो बड़ी सरसब्ज है, यहाँ तो आप जो उगाओगे उग जाएगा। यहाँ हर फल उगेगा, हर फल। कौन सा फल आप खाली नाम लीजिए, वो फल यहाँ उगेगा। तो 12 ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ आज फजल रहमान और अपोजिशन जमातों ने मिलकर जो है एक इजलास बुलाया, और जिसमें फैसला किया गया कि वो 18वीं तरमीम का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चोर, डाकू, लुटेरे 18वीं तरमीम का दिफा क्यों कर रहे हैं? इससे फायदा क्या है? इमरान खान वो कानून बना रहा है जिससे गरीब अवाम को फायदा हो, और ये वो कानून बना रहे हैं जिससे गरीब अवाम को नुकसान हो। ये बात तो नहीं समझ में नहीं आ रही और समझने से कासिर हूँ। क्यों बना रहे हैं भाई? आखिर वजह तो कोई होगी कि भाई 18वीं तरमीम से ये नुकसान है। 18वीं तरमीम से सबसे ज़्यादा नुकसान कराची की आवाम का है कि ना यहाँ बल्दियाती निज़ाम है, ना यहाँ पर कोटा सिस्टम ख़त्म किया गया, क्योंकि सब कुछ सूबे के माथे कर दिया गया ना, तो इसलिए तो यहाँ पर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब याद रखें, जब आपके मुल्क की बर्बादी की बात चलेगी, आपके मुल्क को बर्बाद करने की बात होगी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश होंगे बफजल ताला। अब आप देख लेंगे कितने बड़े महब्बे वतन है। तो बहरहाल इनका ये दूसरा ये कि सिंध के अंदर जो है, थरपारकर के अंदर जो है डिप्लो वगैरह में राशन के बैग बांटे। इन्होंने कहा कि इसमें 3000 रुपये का राशन है। द अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसमें जो है 700 रुपये का राशन है। अब आप बताएं 700 रुपये का राशन है और बाकी पैसे कहाँ गए भाई? 1300 रुपये। और वहां पर जो है सिर्फ राशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो उनकी अपनी जमात के लोग हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ उनको दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा। ये क्या बात है? ये 18वीं तरमीम की तो मरहूम मिलने थे सब कुछ। अगर 18वीं तरमीम नहीं होती तो जिस तरीके से सुबह सरहद में, बलोचिस्तान में या पंजाब में इमरान खान के लोगों ने या इमरान खान ने जिस तरीके से राशन बांटा है, तो फिर तो उसी तरीके से बढ़ना था। नहीं, अब तो ये हो गया कि जी ये तो इमरान खान तो छा जाएगा, अब के तो सिंध से जो हुकूमत इमरान खान ले जाएगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मेरे सिंधी भाइयों को समझ बूझ दी इस दफ़ा वोट डालने के वक्त, तो इंशाअल्लाह ताला अब के सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से ज़रूर जाएगा। अच्छा जी, एक और ख़बर है कि वज़ीर आज़म ने जो है अशिया खुर्दनोश की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। ये बहुत ही फैंटास्टिक कदम उठाया है। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को इसके लिए जितना सलाम पेश किया जाए कम है। पहले अशिया खुर्दनोश हमारे मुल्क में होनी चाहिए, हमारे अपने लोगों के लिए होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड मैं एक और बात गोश गुजार करता चलूँगा इमरान खान साहब के, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि जनाब जिस तरीके से आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर 75 सनतें जो है वाबस्ता हैं,
इसी तरीके से गोश्त इंडस्ट्री के अंदर भी तकरीबन 100-150 लोग शामिल होते हैं। एक जानवर के पैदा होने से उसके फिनिश होने तक, कटने तक, उसका चमड़ा चर्बी बनने तक, इसके अंदर तकरीबन 175-200 लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क से जो है जानवर बजरिए कोयटा और ताफ्तान बॉर्डर जो है ईरान और अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, यहाँ से गाय भैंस बैल, तो इसको रोका जाए, क्योंकि इसके जाने से हमारे यहाँ बहुत ही सख्त क्राइसिस है गोश्त के ऊपर। अभी आप देखें गोश्त के ऊपर 200-200 300-300 रुपये किलो बढ़ा दिया गया है। बिकॉज एक तो ये कोरोना, दूसरा माल मंडियों से आ नहीं रहा, और तीसरा ये जो स्मगलर है, स्मगलिंग है, ये कोयटा और इधर के पठान लोग जो है ये स्मगलिंग करते हैं। यहाँ से ट्राले के ट्राले भैंस कॉलोनी से लेकर जाते हैं और ये स्मगलिंग हो रही है। तो इसको बंद होना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि खरदो नोश या किसी भी किस्म पर पाबंदी है, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी गुड, इसको बंद होना चाहिए। और सिर्फ जब तक हमारे मुल्क के लोगों के लिए अशिया खरदो नोश पूरी न हो जाए, हमें बाहर स्मगलिंग नहीं होने देनी चाहिए और ना ही बाहर भेजना चाहिए। अब आ जाते हैं कि बड़े अहम इम्पोर्टेंट मसले पे। मैं क्या कहूँ मेरे रब्बा, दोस्त दुश्मन भी ऐसा मिला है कि मैं क्या कहूँ। ऐसा खबीस दुश्मन मिला है, ऐसा पंगेबाज दुश्मन मिला है, मैं क्या करूँ। आज इंडिया ने एक और दाग दिया कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान जो है घुसपैठियों को भेजने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को वो कर देंगे। अरे भाई मैंने कल ही बताया था कि हर जगह हर मौके पे हमने आपको शिकस्त दी, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। आप कहते हो आ बेल मुझे मार। आप तो कोई गांधी वाला हिसाब है कि इब्के मारे तो मैं जानूं, इब्के मारे तो मैं जानूं, इब्के मारे तो मैं जानूं। अबे भाई अल्लाह का नाम लो। तुम एक ऐसी कौम से टकराने जा रहे हो जो कौम जिसका मरना जीना अल्लाह के लिए, जिसकी फौज का कलमा ही जिहाद फी सबिलिल्लाह है। हमारे यहाँ लोग मरने से नहीं डरते, शहादत से नहीं डरते। अगर हमारे यहाँ बेटा शहीद होकर आता है तो माँ खुशियां मनाती है, बाप खुशियां मनाता है, बाप ढोल बजाता है, ढोल ढोल। तुम्हारे यहाँ ढोल बजेंगे, खुशियां मनेंगी। हमारे यहाँ तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं कि हमारा बेटा शहीद हो गया और ये जन्नत में हमारे साथ होगा। और हमारा ये अक़ीदा है, ये ईमान है मुसलमानों का कि शहीद कभी मरते नहीं है, शहीद जिंदा रहते हैं। और ये जो आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहे हो, जो धमाके कर रहे हो, जो गोला बारूद फेंक रहे हो, इसको बंद करें। अब एक्चुअली आपके हाथ से कश्मीर निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो वहाँ की लोकल गोरिल्ला फोर्स है, वहाँ के बच्चों की, कश्मीरियों की, जिनके ऊपर आपने जुल्म और तशद्दुद किया हुआ, जिनको आपने दबा के रखा, जिनको आपने मारा हुआ है, पीटा हुआ है, अब वो उठकर आ रहा है। देखें साइंस का एक होता है, अगर एक स्प्रिंग है, अगर आप एक स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो एक हद तक दबेगा और उसके बाद जब वो बाउंस करता है ना तो आपका मुंह तोड़ देता है। तो समझे इस बात को। अब आपने सिर्फ कश्मीरियों से पंगा नहीं लिया, आपने हिंदुस्तान के दीगर 30 करोड़ मुसलमानों से भी पंगा लिया है। आप उनकी नेशनलिटी खत्म कर रहे हैं, आप उनको थर्ड क्लास सिटीजन बना रहे हैं, आप उनकी बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, आप उनकी माओं को जो है, उनके बेटों को गोली मार रहे हैं उनकी माओं के सामने, आप शौहर के सामने बीवी का रेप कर रहे हैं, आप बीवी के सामने शौहर को गोली मार रहे हैं। तो किस तरीके से ये आपकी नाजायज और गलत बात को जो है बर्दाश्त किया जाएगा। दुआ करो, डरो उस दिन से जिस दिन पाकिस्तान आर्मी अपनी उसमें अगर पूरी उसमें आ गई तो आप पछताओगे। अब आप देखें ये जो कल फिरदौस आशिक अवाम हटी है, इसके पीछे क्या अवामिल है। अब मैं तो जबान इसलिए नहीं खोलता कि अपनी जबान को बंद रखूं, कोई बात ऐसी वैसी ना निकल जाए,
जनरल आसिम सलीम बाजवा जो आए हैं, उनको लाने का मकसद क्या है? शिबली फराज जो आए, उनको लाने का क्या मकसद है? पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, कोई ना कोई तो बात है ना, ऐसा तो नहीं है ना। आप हमसे समझ रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले हैं? हमने भाई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हाथों में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हजरत अली की औलाद हैं, हम हजरत उमर की औलाद हैं, हम हजरत अबू बकर की औलाद हैं, हम उस्मान की, हम खालिद बिन वलीद की तलवार हैं हम। समझे? आप समझते क्या है हमें? हैं? आप समझते क्या है? तो प्लीज़ आपसे मैं कहूँगा कि ये ख़त्म करें और ख़ामोशी से, मोहब्बत से, प्यार से तश्तरी में रख के कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले कर दीजिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये ऑर्डर दे दीजिए कि वो आपको पहले की तरह गुलाम बना लें, चूँकि आपसे झिल नहीं रही है। आप गुलामी के लिए पैदा हुए और आप गुलामी रहेंगे और गुलामी बन के रहेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर दौरान प्रोग्राम कोई ख़ता, कोई गलती, माफ़ी का ख्वाहिशगार। आपने अगर हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को, तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा आपको, ताकि पूरी वीडियो का पता चल सके कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।